यस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स में। काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि आईएएस प्री का पेपर सोल्व करने को मिलेगा, तो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आईएएस प्री सीसेट पेपर जो 2019 में हुआ है। ठीक है, तो बने रहना अच्छे से, और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोगों के दिमाग में है कि यह सीसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीसेट क्या होता है। हल्का सा एक बार मैं डिटेल बताऊंगा कि सीसेट एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आईएएस का प्री होता है, उसका ये सेकंड पेपर होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फर्स्ट पेपर क्या होता है। तो आईएएस प्री की हम बात करें तो आईएएस प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, और जो सेकंड होता है वो होता है जनरल स्टडी सेकंड 2, जिसमें एक सीसेट के क्वेश्चंस मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आता है। अगर हम बात करें पेपर नंबर फर्स्ट की, तो ये जो पेपर नंबर फर्स्ट होता है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। यस, ये 200 मार्क्स के होते हैं। जो भी क्वेश्चंस होता है वो यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और यहाँ पे हमें टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। अगर हम बात करें पेपर नंबर सेकंड जो सीसेट वाला होता है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे आपके 80 ही क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो 200 ही होते हैं। कितने होते हैं वो? 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। यहाँ पे जो सिंगल पेपर होगा, जो सिंगल क्वेश्चन होगा, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और सेम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। वही सेम हमें 2 घंटे मिलते हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको 33% ही लाना है ओनली, मतलब 200 में से आपको 33% ही लाना है। 200 का 33% कितना होता है? 66 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, और जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नहीं है, उससे से आपकी कट ऑफ जाएगी। जो पेपर नंबर फर्स्ट है जनरल स्टडी फर्स्ट, उससे आपकी क्या जाती है? कट ऑफ जाती है। अगर आप क्लियर करते हैं प्री तो आपकी कट ऑफ जाएगी जनरल स्टडी फर्स्ट से। ठीक है, फिर आप देने जाएंगे मेंस। अब बात करते हैं मेंस में कितने पेपर होते हैं। देखो, टोटल मेंस की हम बात करें, टोटल मेंस में आईएएस के मेंस में 9 पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन इस 9 में से 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जो 2 पेपर होंगे यहाँ पे आपके, वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। एक होगा आपका इंग्लिश का, ठीक है, और दूसरा होगा इंडिया लैंग्वेज का। ये 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में जो 7 पेपर आपके सामने आ रहे हैं ये होने वाले हैं, और ये सभी यहाँ पे रिटर्न होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स के होंगे ये सारे एग्जाम। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो इंटरव्यू होता है वो आपका होता है 275 मार्क्स का। आईएएस का जो इंटरव्यू होता है वो होता है 275 मार्क्स का। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको आईएएस क्लियर करना है तो आपका जो कट ऑफ जाएगा, फाइनल कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा आपका यहाँ पे एक तो मेंस के बेसिस से, मेंस, और दूसरा जाएगा इंटरव्यू के बेसिस से। ठीक है, तो मेंस की बात करें तो मेंस हो गया टोटल आपका 1750 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू हो गया वो हो गया 275 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे कट ऑफ जाती है 2025 मार्क्स के बेसिस से। ठीक है, तो एक हल्का सा ये आईएएस के एग्जाम को लेके एक डिटेल्स था। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं सीसेट के बारे में। जो सीसेट का पेपर होता है उसमें हम कैसे कैसे क्वेश्चंस का सामना करते हैं। देखो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड आते हैं, तो उन पेपर की हम बात करेंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो हम सीसेट के पेपर की बात करें यहाँ पे, तो ये एक हल्का सा मैंने यहाँ पे ग्राफ जनरेट किया है, जिसमें कि 2016, उसके बाद में 2017, 2018, उसके बाद में 2019, इन सभी का यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कौन से एग्ज़ाम में कौन से पोर्शन से कितना मार्क्स आया है। तो अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, तो 2016 में 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस, 17 में 14 क्वेश्चंस, 18 में 12 क्वेश्चंस, एंड 19 में 22 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं यहाँ पे? 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो एक हल्का सा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पेन कॉपी आप उठा लीजिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? यस,
क्या आप सभी रेडी हैं? तो मेरी तरह आप भी साइड में पानी की बोतल रख लीजिए, है ना, और पेन को भी साथ में रखना है, और सभी को लाइव चैट में आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि बस हमें देख रहे हैं, ठीक है, सर ने क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दिया है, 30 सेकंड तक रुकेंगे, उसके बाद सर अपने आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि जो भी मैं आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देने वाला हूं, आप उस टाइम में उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इंडिया के सबसे टॉप एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं आप। तो आपके सामने पहला नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि एक ठोस घन को पीले, नीले और काले रंग से इस प्रकार रंगा गया कि इसके विपरीत फलक का एक ही रंग के हैं। जो विपरीत फलक हैं वो एक ही रंग के, मान लीजिए आगे नीला है तो पीछे भी नीला है, राइट हैंड साइड में ब्लू है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, ब्लू है, ये मान के चलिए। ऊपर येलो है तो नीचे भी क्या है, येलो है। उसके बाद क्या बोला गया, और उनके मापों को 36 छोटे घनों में काट दिया गया, जिसमें से 32 तो क्या है, छोटे हैं, और जो 4 हैं वो क्या हैं, आपके बिग हैं। तो बड़े घनों का कोई भी जो फलक है वो ब्लू से नहीं है। जो भी बिग यहाँ पे हमने सरफेस काटे हैं, जो स्मॉल क्यूब्स काटे हैं, वो ब्लू कलर का नहीं है। आपको बताना है कि कितने घनों में केवल एक फलक रंगा गया है। आपको सिंगल कलर वाला फाइंड करना है कि हाउ मेनी क्यूब्स कलर्ड बाय ओनली सिंगल कलर, ऐसे कुछ आपको फाइंड करना है। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि क्वेश्चन आपको और अच्छे से दिखे। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कोई भी ठाली नहीं बैठेगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले हैं आप। सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास आ रही है, मैराथन क्लास 2 आने वाली है सैटरडे को, तो लेना ना भूलें। चलिए समय समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन जो आया है ये आया है क्यूब एंड डाइस का, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन हमारे सामने है। यस, तो क्या बोला गया है भाई, 36, कितने, 36, और कितने में काटा गया, ये काटा गया 32 and 4। तो 36 को अगर हम डिवाइडेड करें यहाँ पे तो क्या बोलेंगे भाई, 32 तो क्या होंगे, स्मॉल होने चाहिए भाई, 32 क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। उसके बाद में 4 क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। 4 छोटे और 4 बड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब जो क्यूब होता है, वो जो नंबर हमारे पास में छोटे घन का होता है वो किसी ना किसी का क्यूब होता है। जैसे कि हम बात करें 3 का क्यूब 27 होता है, या 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो 27 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टोटल कितने हैं, 36 हैं। तो क्या होगा, 36 से ज़्यादा, मतलब 64 के पास जाएंगे। और इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे, यस, हम इसको 4 के बेसिस से इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। बिकॉज हम 3 का क्यूब नहीं कर सकते, बिकॉज 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब आएगा 27, लेकिन हमें कितने लेने हैं, हमें 36 लेने हैं भाई। तो क्या करेंगे, हम इसको 4 में काटेंगे इस तरीके से। समझना बड़े ध्यान से, क्यूब एंड डाइस का बड़ा ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा आईएएस के अलावा। तो आप अच्छे से इसको देख लें और बस अपना लेवल इंक्रीज करते चलें। हमारा टारगेट यही होता है हमेशा कि बस आपका लेवल इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से काट लिया, इधर भी हमने इसको इस तरीके से काट लिया, ठीक है। चलिए, तो ये 4x4 का फिगर हमारे सामने बन चुका है। लेकिन ये 4x4 अगर हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास में 64 आता है। कितना आता है, 64 आता है। और हमें कितना करना है, हमें 36 करना है। आइए अब क्वेश्चन की सुन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस घन को पीले, नीले और काले रंग से रंगा गया और घन से इस प्रकार काटा गया है कि 32 छोटे घन और 4 बड़े घन हैं, ठीक है। और जो नीले वाला रंग नहीं रंगा गया है, जो बड़े घन है उन पे ब्लू बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने, एक रंग से रंगे गए। अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है सिंगल कलर, सिंगल कलर की बात हो रही है कि भाई जब सिंगल कलर कहां पे है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो सिंगल कलर होगा वो एकदम मिडिल में होगा। मिडिल मतलब, मैं कलर चेंज करता हूं, थोड़ा ध्यान से दिखेगा आपको। मिडिल मतलब कहां पे, यहां पे, यहां पे आपको सिंगल कलर मिल जाएगा डियर फ्रेंड। क्योंकि देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहां पे सिंगल कलर नहीं मिलेगा, यहां पे भी सिंगल नहीं मिलेगा, मतलब किनारों पे सिंगल नहीं मिलेगा। तो एकदम मिडिल में क्या मिलेगा, एकदम मिडिल में सिंगल कलर मिलेगा। ये बात क्लियर। चलिए, उसके बाद में हमें भाई यहां पे डिवाइड करना था 32 and 4, ठीक है। तो अगर बात करें, हम आगे रख लें 16, ठीक है, हम पीछे रख लें 16,
अब कितने देने हमें, 16 16 32 तो हो गए। अब कितने रखने हैं हमें, 4 रखने हैं। तो ये जो बीच में हमने यहाँ पे लाइन खींची हैं, इनको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा डेयर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो लाइन है डेयर फ्रेंड्स, ये लाइनें हमें यहाँ से सेट नहीं करनी है। ध्यान रखना, ये लाइनें हमें यहाँ से सेट नहीं करनी है इस तरीके से। यस, अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो यहाँ पे मिडिल में स्टार्ट किया था, मिडिल इन द सेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से देना पड़ेगा। ये ब्लॉक ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। पीछे वाला ब्लॉक भी आपका इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ये मिडिल वाला ब्लॉक है डेयर फ्रेंड, इसको इस तरीके से बांटना पड़ेगा। ये 2 सरफेस हो गए, और सेम यहां से भी हमें हटाना पड़ेगा। ये यहां से हटेगा तो ये मिडिल वाला आके यहां पे रुकेगा। तो एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, 2, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। कितने हो गए, 2 + 2 4 सरफेस हो गए, ठीक है। और इन पे ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो सिंपल सा क्वेश्चन फाइंड करना था, सिंगल फाइंड कीजिए। तो भाई सिंगल कहां मिलेंगे, तो सिंगल की बात करें तो देखो 4 तो यहां मिल गए। यस, तो 4 आगे और 4 कहां होंगे, पीछे होंगे। 4 4 8। अगर हम यहां बात करें तो यहां तो डबल हो जाएंगे। देखो यहां पे कोई ना कोई कलर होगा, क्योंकि ये सिंगल सरफेस है। इधर भी कलर होगा, 2 कलर हो गए। यहां पे भी कोई कलर होगा, यहां पे भी कोई कलर होगा। इसकी बात करें तो यहां भी कोई कलर होगा, नीचे भी कोई कलर होगा। इसका मतलब बस एक ही जगह है जहां पे आपको सिंगल मिलेगा, मतलब यहां पे। क्लियर, तो 4 आगे होंगे और 4 ही कहां होंगे, आपके पीछे होंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है परफेक्टली राइट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। काफ़ी बच्चे यहाँ पे परेशान रहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको देखना था बस लास्ट वाली लाइन। ये लास्ट वाली लाइन आपके क्वेश्चन को सोल्व कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना था हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड, ठीक है। तो सिंगल का मतलब देना ना, सिंगल होता है एकदम मिडिल में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कैलेंडर से क्वेश्चन आया। कैलेंडर से क्वेश्चन आया, श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, और उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 40 सेकेंड का टाइम। 40 सेकेंड में आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है। फटाफट से क्या बोलने वाला है, यस। चलिए समय समाप्त हो गया। भाई सबसे पहले क्या बोला गया, श्रीमान जो एक्स हैं, कौन, एक्स, इनके कितने बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं। पहले जो चिल्ड्रन हैं उनका जो बर्थडे है अप्रैल के 5वें सोमवार को। अब सोचिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में टोटल डेज होते हैं 30, ठीक है। अप्रैल में टोटल दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो अगर अप्रैल का 5वां मंडे देखें तो कौन कौन सी तारीख को हो सकता है, या तो हो सकता है सर 29 अप्रैल को, ऐसा नो, या तो 29 अप्रैल को हो सकता है, या कब हो सकता है, या 30 अप्रैल को हो सकता है। 5वां तो ये होगा ना, अगर मान लीजिए 1 तारीख को मंडे है तो 8 को मंडे होगा, 8 के बाद 15 को मंडे होगा, 15 के बाद 22 को मंडे होगा, 22 के बाद 29 को मंडे होगा। एक सिचुएशन तो ये बनती है, 29 को भी हो सकता है। दूसरी क्या बनती है कि 2 अप्रैल को मंडे है तो 2 के बाद कब होगा, 9 को होगा, 9 + 7 16 को होगा, 16 + 7 23 को होगा, 23 + 7 30 को होगा। तो 2 ही सिचुएशन है कि जो 5वां मंडे होगा या तो 29 अप्रैल का होगा या 30 अप्रैल का होगा, ठीक है। और इस दिन बोला गया, इस दिन कौन सा डे है भाई, इस दिन डे है मंडे। कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, और दूसरे बच्चे का जन्मदिन नवंबर के 5वें थर्सडे को है। नवंबर का 5वां थर्सडे, भाई नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, तो 5वां दिन क्या होगा, तो 29 नवंबर होगा या 30 नवंबर होगा। सिंपल सी बात है, या तो क्या होगा, या होगा 29 नवंबर या होगा 30 नवंबर, ठीक है। इस दिन क्या बार है, इस दिन थर्सडे है, इस दिन गुरुवार है, ठीक है। अब क्या बोला गया हमसे बोला गया तो उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है।
आपको 20 दिसंबर का फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नीचे हमने वैल्यू लिखी है डेट स्टूडेंट्स, ये परफेक्टली सही है कि नहीं है। इसका मतलब 29 अप्रैल को मंडे है कि नहीं है। तो 29 अप्रैल को मंडे है कि नहीं, फाइंड करेंगे किसे, 29 नवंबर से फाइंड करेंगे। तो 29 अप्रैल से नवंबर में चलेंगे। तो देखो कहाँ कहाँ चलेंगे हम, अप्रैल में चलेंगे, अप्रैल के बाद चलेंगे मई में, मई के बाद चलेंगे जून में, जून के बाद चलेंगे जुलाई में, जुलाई के बाद चलेंगे अगस्त में, अगस्त के बाद चलेंगे सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर। तो देखो अप्रैल में हमें 29 के बाद चलना है, तो किसके पास जाएंगे, 30 के पास। तो अप्रैल में कितना चले, एक दिन। अप्रैल के बाद मई, मई में होते हैं 31 दिन, 31 को क्या लिखते हैं, 3, बिकॉज 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल लेते हैं, कितना आएगा, 3। अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बाद जून, जून में 30 दिन, 30 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28, शेषफल 2। जिसने भी कैलेंडर नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने, आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जून के बाद जुलाई 31 3, अगस्त 31 3, सितंबर 30 2, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में आएगा 3, और नवंबर में कहाँ तक आना था, नवंबर में आना था 29 तक। तो 29 में 7 का भाग दो 1, इन सबको ऐड करेंगे और कितने का भाग देंगे हम ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद हम डिवाइड करेंगे 7 से। ऐड कीजिए, 1 + 3 4, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 4 14 + 4 18, 18 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 4, शेषफल क्या आ गया, 4 आ गया। तो चेक कीजिए, मंडे में अगर हम 4 जोड़ें, मंडे में अगर हम 4 जोड़ें तो थर्सडे आ रहा है क्या, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्टली रॉन्ग है, तो ये परफेक्टली क्या है, राइट है। तो क्या करेंगे हम, अब लेंगे 30 अप्रैल को मंडे। भाई 2 में से 1 गलत हो गया तो 1 सही हो गया, सिंपल सी बात है। हमें क्या निकालना है, 30 अप्रैल का तो दिया गया है मंडे, और फाइंड किसका करना है, तीसरे बच्चे का, मतलब 20 दिसंबर का। तो ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे आप, हमें बोला गया 30 अप्रैल का दिया गया है, और हमें निकालना है किसका, 20 दिसंबर का हमें निकालना है। ठीक है, 30 अप्रैल को क्या है, मंडे है, तो 20 दिसंबर को क्या होगा, ये फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाई अप्रैल से तो 30 खत्म ही हो गया, आगे जाएंगे तो क्या होगा, मई होगा। मई में कितने दिन होता है, 31, मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31 3, जुलाई के बाद अगस्त 3, अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर में 20 तक जाना था, 20 में 7 का भाग दो, शेषफल 6। इन सबको ऐड कर दीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए। क्या बोलेंगे भाई, 6 + 2 8, 8 + 3 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 2 21, 21 + 3 21 + 3 कितने हो गए आपके, 23, 24, 24 में 7 का भाग दो, शेषफल क्या आ गया, 3। तो क्या करेंगे हम, आगे जाना था, मंडे में 3 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मंडे में 3 ऐड करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी है, थर्सडे है, परफेक्टली राइट आंसर है। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये सिलोजिज्म से आया हुआ है, ठीक है, सिलोक्स का क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मैं क्वेश्चन को और बड़ा कर देता हूं, ये देखिए आप आराम से, और सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो बस आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आपको पता ही है, मैं एक बार वापस से लिख देता हूं यहाँ पे, 9782309382। इन पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर बोलना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके भेजना है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी प्रॉब्लम हम आपको सोल्व करा देंगे। चलिए, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, आइए देखते हैं। यस, तो ये जो क्वेश्चन आया ये न्याय वाक्य से आया। किससे आया, न्याय वाक्य से। तो कोई न्याय वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो 50-100 लेते हैं, ऐसे नो 150 बोलते हैं ना, सम एंड ऑल वाले केसेस। तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे डेयर फ्रेंड्स, एक चीज़ देखिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बिकॉज व्हाइट पे आपको व्हाइट दिखता नहीं है, बट ब्लू पे व्हाइट बहुत अच्छा दिखता है। चलिए अब सही दिखेगा। देखो यहाँ पे सम है, सम का मतलब क्या लेते हैं, 50। तो रेड के साथ 50, यहाँ भी सम के साथ क्या होगा, 50 होगा। क्योंकि देखो सम रैट्स आर कैट और सम कैट्स आर रैट, तो लास्ट में भी क्या छुपा हुआ है, सम ही है। क्योंकि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं,
तो कुछ बिल्लियां क्या होंगी, चूहे होंगी। तो कुछ के साथ क्या लेते हैं, 50 लेते हैं। उसके बाद यहां पे भी सम है, तो यहां भी क्या हो गया, 50 हो गया, यहां भी 50 होगा। लेकिन 9 में क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा। क्लियर। अब आइए नीचे, ध्यान रखना अगर ऊपर 50 है तो नीचे 50 ही आएगा, 100 नहीं आएगा। लेकिन अगर ऊपर 100 है तो नीचे 50 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर कम है तो वो चीज़ नीचे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर ऊपर ज़्यादा है तो नीचे कम दिखा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास में 50 रुपये हैं। बिल्कुल भाई, 100 हैं तो 50 हैं। लेकिन अगर मेरे पास में 50 रुपये हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में 100 रुपये हैं। क्लियर, क्योंकि मेरे पास में 50 ही, मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलिए अब नीचे देखिए, नीचे हम ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे 9 है, 9 के साथ क्या आता है, 100, और यहाँ भी 9 आएगा, बिकॉज नो काउ इज कैट, कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो कोई बिल्ली गाय नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी क्या होगा, 100 होगा। ऊपर देखिए कैट के साथ कितना है, ऊपर हम देखें तो कैट के साथ यहाँ पे कितना है भाई, 50 है। अगर ऊपर 50 तो नीचे 100, गलत भाई, ऊपर तो कह रहा है 50 रुपए और नीचे कह रहा है 100 रुपए, तो झूठ बोल रहे हैं ना। तो बात क्या हो गई, ये बात इनकी यहाँ पे गलत हो चुकी है सरासर। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड देखिए जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे भी रैट है, यहाँ पे डॉग है, तो यहाँ पे 9 है, 9 के साथ क्या आता है, 100, तो यहाँ भी 100 है तो यहाँ भी 100 आएगा, बिकॉज कोई कुत्ता चूहा नहीं है तो कोई चूहा कुत्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सिंपल। तो यहाँ पे कैट के साथ में 100 आ गया, और ऊपर कैट के साथ में क्या है, 50 है, गलत बात। ऊपर 50 नीचे 100, 100% गलत। क्लियर। उसके बाद देखिए, सम कैट्स आर रैट्स, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सम 50 है और यहाँ भी सम 50 है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। ऊपर देखिए कैट के साथ 50 है, रैट के साथ 50 है, परफेक्टली राइट है आंसर। जिन भी स्टूडेंट को ऐसे लॉजिक समझने बिना वेन डायग्राम के, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, सिलोजिज्म न्याय वाक्य, 4 से 5 घंटे का वीडियो है, आराम से वॉच कीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके सामने। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है। जल्दी से बोलिए क्या बोलने वाला है। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है। किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतियोगी में से 70 भारतीय हैं। यदि कुल भारतीयों में से 60 शाकाहारी हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एटलीस्ट 30 इंडियंस पार्टिसिपेट आर वेजिटेरियन, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेट आर नॉन वेजिटेरियन। कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं, कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। बोलिए क्या बोलने वाले हैं। चलिए तो इसको वेन डायग्राम से आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई। कैसे नो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेन डायग्राम से सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखे यहाँ पे। यस, तो भाई क्या बोला गया, 100 प्रतिभागी में से 70 क्या है, भारतीय हैं। तो देखो 100 में से 70 क्या हैं, 100 में से 70 इंडियन है। 70 क्या है भाई, इंडियन है, भारतीय हैं। ठीक है, तो 70 इंडियन हैं, तो बाकी के 30 क्या होंगे, नॉन इंडियन, जैसे नो, जो भारतीय नहीं हैं। क्लियर। उसके बाद में क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया यदि 30 लोग शाकाहारी हैं तो भाई टोटल में से 100 में से वेजिटेरियन कितने हैं, वेजिटेरियन हैं 60। तो भाई टोटल में से 60 वेजिटेरियन हैं तो बच गए कितने, 40 नॉन वेजिटेरियन बच गए। सिंपल सी बात है। क्लियर। तो अपने को बताना था पहला क्वेश्चन, कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी हैं। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल वेजिटेरियन कितने हैं, टोटल वेजिटेरियन है 60, कैसा नो, 60 वेजिटेरियन है टोटल, और नॉन इंडियन कितने हैं, नॉन इंडियन है 30। तो अगर 60 वेजिटेरियन हैं तो 30 नॉन हैं, तो 30 ही क्या होंगे, 30 ही इंडियन होंगे। क्लियर। तो ये जो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट है परफेक्टली सही है। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि भाई कम से कम 30 प्रतिभागी भाग क्या है, शाकाहारी हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, दूसरा है कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी हैं। अब देखिए मांसाहारी कितने टोटल भाई, नॉन वेजिटेरियन तो 40 हैं,
नॉन इंडियन कितने हैं? नॉन इंडियन 30। अब 10 कहाँ से लाओगे? 10 कहाँ से लाएंगे भाई? भारतीय में से लाएंगे, इंडियन में से लाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी है, दोनों सही हैं। क्लियर? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। यस, इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करना है स्टूडेंट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यस, एक स्टेटमेंट है कि भाई 5 मंजिला इमारत है, इसमें 1 से लेके 5 तक तल हैं, 4 विभिन्न रंगों से इस्तेमाल किया गया है और एक तल को रंगने में सिर्फ एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको विचार करना है इन पॉइंट्स पे कि बीच के 3 तलों को विभिन्न रंगों से रंगा गया है, दूसरा और चौथे को भिन्न रंगों से रंगा गया है, पहले और 5वें तल को लाल रंग से रंगा गया है। यस, सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में और आंसर दीजिए कि कौन सा यहाँ पे सफिशिएंट है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? सभी लोग जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं क्लास, आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड लेवल नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए तब तक मैं आपकी मेरा तैयार कर लेता हूं। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे ये फोर्थ है और यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट तरीके से कलर अपने को करना है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अपने को यहाँ पे डिफरेंट तरीके से डियर स्टूडेंट्स कलर करना है। और क्या बोला गया? पहला पॉइंट क्या बोला गया भाई? पहला पॉइंट बोला गया है कि बीच के तीनों तलों को भिन्न रंग से रंगा गया है। बीच के 3 मतलब ये इनको तीनों रंग से रंग सकते हैं। बिल्कुल भाई, परफेक्टली जो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग के लिए बोला गया है। पहला सही है, सफिशिएंट है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि दूसरे और चौथे तल को विभिन्न रंगों से रंगा गया है। भाई जरूरी थोड़ी है भाई, मान लो दूसरा है और चौथा है, इसको अलग अलग रंग से थोड़ी रंग सकते हैं भाई। यहाँ पे 5 अपनी मंजिला हैं, जिसमें से अपन 4 को कलर करना है, तो एक जो कलर होगा वो रिपीट होगा। सिंपल सी बात है, वो क्या होगा? रिपीट होगा। तो परफेक्टली तो राइट नहीं है ये, जैसे नो। तो सेकंड क्या हो गया? सेकंड परफेक्टली रॉन्ग, सफिशिएंट नहीं है ये। क्लियर? उसके बाद थर्ड को देखिए, थर्ड है पहले और 5वें तल को लाल रंग से रंगा गया है। बिल्कुल ये बात सही हो सकती है भाई। मान लो बीच में अपन ने डिफरेंट कलर कर दिए, तो पहला और 5वां हम एक रंग से रंग सकते हैं, बिकॉज 4 रंग ही तो देने हैं। यस या नो? 4 रंग देने हैं, 3 हमने बीच में इक्वल दे दिए और एक ऊपर दे दिया, एक नीचे दे दिया। बिल्कुल बात सही है। तो थर्ड क्या हो गया हमारा? थर्ड हमारा क्या हो गया? सफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब पढ़ो ऑप्शन को। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट। नहीं, सेकंड सफिशिएंट नहीं है, सेकंड तो रॉन्ग है हमारा। यस, सेकंड को पढ़ो ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट थर्ड सफिशिएंट। नहीं, ओनली, सॉरी, हाँ, ओनली स्टेटमेंट थर्ड सफिशिएंट। हाँ बिल्कुल, थर्ड सफिशिएंट है हमारा। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है। थर्ड को पढ़ो, ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। अरे स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा सफिशिएंट था। डी को पढ़ो, स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट सफिशिएंट। अरे थर्ड भी सफिशिएंट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर थर्ड सफिशिएंट है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोगों को और फटाफट से इसका आंसर देना है। पी क्यू आर 3 नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू पी के पश्चिम में है और आर पी के दक्षिण में है। आर और क्यू के बीच कितनी दूरी है? यस, पी क्यू एंड आर आर 3 टर्न्स। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 60 किलोमीटर। Whenever the distance between P and R is 80 kilometer, Q is in the west of P and R in the south of P. What is the distance between Q and R? चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे और को अच्छे से दिखेगा। बताइए क्या बोलने वाला है।
140 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है यहाँ पे, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है। और डायरेक्शन आप जानते ही हैं, ऊपर क्या लेंगे नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे क्या लेंगे साउथ मतलब दक्षिण। आपकी राइट हैंड साइड क्या होती है ईस्ट होती है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है वेस्ट होती है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, ग्रेट। आंसर कीजिए, मजा आएगा पूरे सेशन में। अप्रोक्सीमेट 25 प्लस क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार लेवल के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समय समय हमें डिस्टेंस देखना है। यस, किस किस के बीच में निकालनी है और डायरेक्शंस क्या क्या हमारे पास में। डायरेक्शन की बात करें तो भाई डायरेक्शन 4 टाइप्स की होती हैं। जो टॉप की होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ मतलब उत्तर, जो नीचे होती है उसको बोलते हैं साउथ मतलब दक्षिण, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट मतलब पश्चिम, और लेफ्ट हैंड साइड ईस्ट। यस या नो? तो डिस्टेंस आपकी 4 टाइप्स से होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पी क्यू और आर 3 नगर हैं। पी और आर के बीच की डिस्टेंस दी गई है 60 किलोमीटर, जबकि पी एंड आर के बीच की डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। अभी भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। अब क्या बोला गया, पी क्यू के पश्चिम में है। क्या बोला गया, देखो ध्यान से, यहां पे हमें फाइंड किया गया Q इज इन द वेस्ट ऑफ P। अब ये लाइन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देके जाएगी। जो Q है वो P के पश्चिम में है, तो P का जो पश्चिम होगा, P का जो वेस्ट होगा वो इधर ही होगा। यस, P का वेस्ट इधर होगा। P के वेस्ट में कौन है, Q है। P के वेस्ट में कौन आ गया, Q आ गया। अब देखिए आगे क्या बोला गया, आगे हमें बोला गया और R P के दक्षिण में है। जो R है वो P के साउथ में है, R साउथ में है P के। क्लियर? तो Q और R के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो Q और R के बीच का डिस्टेंस तो ये होगा, यस या नो? बट हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में बोला गया था कि P और Q के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। मतलब ये जो कितना किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है, यस या नो? और P एंड R के बीच का डिस्टेंस बोला गया था 80 किलोमीटर। तो ये कितना है, 80 किलोमीटर। तो भाई ये 60 है, ये 80 है, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा लेंगे k इक्वल्स टू अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। यस या नो? 60 का स्क्वायर कीजिए और 80 का स्क्वायर कीजिए, इसको फाइंड कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा आपका 100 मीटर। क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 100 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। क्लियर? और इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जहां तक आप आ गए, आपको पाइथागोरस थ्योरम में लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए मैं सिखाता हूं आपको कि इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते थे अपन। देखो हमारे पास में एक तो ये 60 आ गया, वाइट अच्छा दिखता है, ये 80 आ गया। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये 60 है, ये 80 है, ये फाइंड करना है। यस, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन टेस्ट क्लास में, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। क्लियर? अब ये 60 है, तो हमें ये 3 को 60 बनाना है, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 बन जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट कंडीशन ये है कि 3 को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 4 को भी आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर एक बेटे की शादी में आपने स्प्लेंडर प्लस दे दी है बेटा, तो दूसरी भी बेटे की शादी में आपको स्प्लेंडर प्लस देनी है, नहीं तो जवाई जी रूठ जाएंगे। तो वही कंडीशन लगानी है कि 3 को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 80। अगर ये वाला नंबर आ रहा है तो बस आंख बंद करके 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 100 मीटर। आपको कोई स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 31, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिए जल्दी से। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास ले रहे हैं, पेन कॉपी साथ में रखिए, क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते रहिए सॉल्यूशन। स्मार्ट वर्क कीजिए, आंसर निकालिए, बहुत मजा आएगा पूरे सेशन में आपको। आज थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूं।
All member of a club went to Mumbai and stayed in a hotel. On the first day, 80% went for shopping and 50% went for sightseeing. Yes or no? Whereas 10% took rest in the hotel. मतलब 10% कहाँ रुक गए? होटल में रुक गए. Which of the following conclusion can be draw from the above data? ठीक है, जो ये डाटा दिया गया है हमें, उस डाटा के बेसिस पे नीचे जो भी हमें कंक्लूजन्स दी गए हैं उन्हें फाइंड करना है. क्लियर? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से. किसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताइए क्या बोलने वाला है. चलिए समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. देखो क्या बोला गया भाई हमें. यहाँ पे हमें बोला गया कि एक होटल है, उसमें कुछ सदस्य रुके हुए हैं. पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए और 50% घूमने के लिए चले गए. भाई 80% कहाँ गए? शॉपिंग करनी है भैया ने, हमें जूते लेने, हमें टी शर्ट लेनी है, हमें डियो लेना है. यस या नो? और जो 50% है, नहीं नहीं भाई हम तो घूमेंगे, दुनियादारी, हमें कोई मतलब नहीं है शॉपिंग वॉपिंग से, हम तो भाई ऐश करेंगे, घूमने चलेंगे बढ़िया एकदम ताज़ी हवा में. तो 50% कहाँ चले गए? घूमने चले गए. ठीक है. जबकि 10% ने होटल में विश्राम किया. और कुछ लोग ऐसे थे कि चलो भैया ना तो हमें घूमना है ना हमें शॉपिंग से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, सब मोह माया है, हमें तो सोना है. यस. तो 10% लोग सो गए. तो एक बार बताइए 100% में से डियर स्टूडेंट्स 10% सो गए तो बचे कितने? बच गए 90%. यस या नो? बच गए कितने परसेंट? 90%. अब बोला गया 80% तो गए शॉपिंग पे, तो वेन डायग्राम बनाएंगे ये शॉपिंग का, और 80% गए घूमने, तो ये वेन डायग्राम बनाएंगे घूमने का. ठीक है. तो ये तो हो गया आपका शॉपिंग का. ठीक है. ये तो हो गया किसका? शॉपिंग का, खरीदारी का. और ये आपका हो गया घूमने का. ठीक है. अब लेकिन बात ये आ रही है कि सर 80% तो शॉपिंग पे गए थे और 50% घूमने पे गए थे. हमारे पास हैं कितने? 90% है. लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो भाई शॉपिंग के साथ साथ घूमने भी जा सकते हैं ना. यस. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं. तो ऐड करो 80 + 50 130, और 130% को माइनस कर दो किस में से? टोटल में से, 90 में से. इसका मतलब 40% क्या होगा? 40% कॉमन होगा. यहाँ पे क्या आएगा? 40%. यहाँ पे बीच में क्या आएगा? 40% कॉमन आएगा. तो 40% ये कॉमन आएगा. 80% शॉपिंग पे था तो 40 यहाँ पे आ गए. घूमने कितने गए थे? 50%. 40% कॉमन है तो यहाँ कितना आ गया? 10. तो रेशियो क्या आ गया? 40 40 10. 40 क्या हो गए? कॉमन हो गए. अब आइए क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए क्या? बिल्कुल गए. देखो कॉमन कितने हैं? 40 हैं. खरीदारी के साथ साथ शॉपिंग भी करने चले गए. यस या नो? सॉरी, शॉपिंग के साथ साथ घूमने भी चले गए. यस या नो? हाँ, शॉपिंग के साथ साथ घूमने भी चले गए. बिल्कुल सही है. पहला कंक्लूजन परफेक्टली राइट है. सेकंड की बात करेंगे. 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए. आप मुझे बताइए भाई खरीदारी के लिए कितने गए थे? खरीदारी के लिए तो 40% गए थे. और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20% गए. तो सेकंड क्या है? परफेक्टली रॉन्ग है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन राइट, मतलब पहला अनुसरित करता है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा पहला बिल्कुल सही है. क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है और ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका वेन डायग्राम के तरीके से ही, बट ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको सोल्व कीजिए. मैं आपको 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं. 40 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग लाइव चैट में देंगे. कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट. चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं. क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है भाई, 40% नहीं खेलते हैं क्रिकेट, 60% क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है. जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं. इसका मतलब 40% फुटबॉल खेलते हैं और हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास क्या है? 2 पहिया वाहन है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो. उसके बाद क्या बोला गया? उपयुक्त डाटा के हिसाब से आपको कंक्लूजन फाइंड करना है. ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कोई भी इस क्वेश्चन का इसको आंसर अच्छे से दे, बिकॉज यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? सावधानी बरतनी है.
क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां पे आपको फॉलो वाला नहीं पूछ रहा है, आपसे उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष, यस, आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? क्या फाइंड करना था? अपोजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉ फ्रॉम द अबो डाटा। तो अपोजिट पूछ रहा है, यही खास बात है आईएएस की। डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे यहां पे, ठीक है? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है स्टूडेंट। चलिए समय समाप्त हो गया। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है कि भाई 60% क्या खेलते हैं? 60% क्रिकेट खेलते हैं, और जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो क्या खेलते हैं? 40% फुटबॉल खेलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? और जो फुटबॉल खेलते हैं उनके पास में क्या है? टू व्हीलर है। इनके पास में क्या है? टू व्हीलर है। किसके पास है? फुटबॉल वालों के पास में है। लेकिन क्रिकेट वालों के पास में है या नहीं, इसकी जानकारी आपको नहीं है। उनके पास BMW भी हो सकती है, उनके पास स्प्लेंडर भी हो सकती है, प्लेटिना भी हो सकती है, एटलस की साइकिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि 60% क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, और जो फुटबॉल खेलते हैं उनके पास टू व्हीलर है। आपके पास यही नॉलेज है। क्लियर? अब इसी नॉलेज के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आइए नीचे। फर्स्ट है 60% विद्यार्थी के पास दोपहिया वाहन है। भाई टू व्हीलर कितने के पास में है? टू व्हीलर तो भाई 40% के पास में है। ऊपर लोगों के पास में क्या है क्या नहीं है बताया नहीं गया। तो भाई फर्स्ट जो है वो फर्स्ट हम नहीं निकाल सकते। यस या नो? फर्स्ट हम नहीं निकाल सकते। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? किसी भी क्रिकेटर खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है। भाई किसी भी क्रिकेटर खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, ऐसी बात बोली गई है कि स्टेटमेंट में? नहीं बोली गई। ऐसा नो भाई, ये थोड़ी बोला गया कि नहीं है उसके पास में, हो भी तो सकता है। इंफॉर्मेशन जीरो, और जहां पे इंफॉर्मेशन जीरो वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे भाई? सेकंड भी क्या हो गया? सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर? उसके बाद में थर्ड कंक्लूजन के पास आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं। जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल है। क्या बोला गया था भाई? 60% क्रिकेट खेलते हैं, और जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब ये साफ साफ बात है, जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब थर्ड परफेक्टली राइट है। बट हमसे क्या पूछा गया था? यहां पे हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब जो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो कौन कौन सा नहीं निकल रहा? पहला नहीं निकल रहा और दूसरा नहीं निकल रहा है। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड नहीं निकाला जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है परफेक्टली राइट है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, ध्यान से देखा करो और एक बार क्वेश्चन को प्लीज पढ़ लिया करो, ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चन को सोल्व करना है और कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट। तो बताइए क्या बोलेंगे जल्दी से। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना है फटाफट से। क्या बोला गया? सीता गीता क्रम से प्रत्येक 2 दिन और 3 दिन के अंतराल के बाद, ध्यान रखना, 2 दिन और 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। यदि 1 जनवरी को वो दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थी तो अगली बार कब एक साथ मिल जाएंगी? यस, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, फटाफट इसका आंसर देना है। सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विंग आफ्टर ए गैप ऑफ every 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for swing together, when will they go together next? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी? चलिए टाइम समाप्त। आइए देखते हैं भाई यहां पे जो सीता और गीता है, ध्यान से देखना, वो 1 जनवरी को गई और 2 दिन के गैप के बाद में और 3 दिन के गैप में के बाद में गई। तो मान लेते हैं कि पहले वो गई 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से आगे 2 दिन क्या होगा? आप क्या बोलोगे? 3 जनवरी। बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा?
4 जनवरी। अरे गैप क्या होता है? गैप यही तो होता है, बीच में 2 दिन आने चाहिए। कैसे आनो? तो बीच में 2 दिन तभी तो आएंगे जब 1 से 4 लेंगे, 2 जनवरी और 3 जनवरी, सिंपल सी बात है। और अगर 3 दिन के गैप की बात करूं डेयर फ्रेंड्स, तो 3 दिन का जो गैप आएगा वो आएगा 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में। तो यहां पे कितने दिन का गैप आ गया? 3 दिन का गैप आ गया। मान लीजिए आप 1 जनवरी को कहीं गए थे और आपको 3 दिन की छुट्टी करनी है, फिर जाना है, तो आप कब जाओगे? 5 जनवरी को जाओगे, 4 को थोड़ी चले जाओगे। ऐसे आनो नहीं जा पाएंगे, गैप ये होता है। अब क्या करेंगे? अब डिफरेंस लेंगे हम यहां पे कि कितने कितने दिनों का डिफरेंस आ रहा है। 1 जनवरी से जब 4 जनवरी गई तो कितने दिन का डिफरेंस आया? 3 दिन का, ठीक है, 3 डे। उसके बाद में 1 जनवरी से 5 जनवरी जब गए तो कितने दिन का गैप आया भाई? यहां पे 4 दिन का गैप आया, ठीक है। और मिलाने के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो कब मिलेंगी वो? 12 डेज के बाद मिलेंगी। मतलब 1 जनवरी को स्टार्ट किया था तो 1 जनवरी में हम 12 ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 13 जनवरी। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो परफेक्टली राइट आंसर है आपका। क्लियर? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में ही है 9782309382, आप उस पर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। चलिए 37 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट। जल्दी से क्या बोलने वाला है? यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है और y 40 से कम या उससे बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सही है? If x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, then which one the following is always correct? Yes, A होगा इसका आंसर, B होगा, C होगा या D होगा? कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, शाबाश। इसी तरह मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी स्टूडेंट्स। ध्यान से डेली जो क्लासेस हो रही है हमारी, उन क्लासेस को लेते रहें और बस पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। चलिए समय समाप्त हो गया, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, x बड़ा है और बराबर है किससे? 25 के। और जो y है वो छोटा है, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 40। y की जो वैल्यू आएगी वो 40 से क्या होगी? कम और बराबर होगी। मतलब 40 से स्टार्ट होगी क्या होगी? 39 होगी। 39 के बाद में क्या होगी? 38 होगी। 38 के बाद में क्या होगी? 37 होगी। इसी तरीके से कंटिन्यू चलती जाएगी। बट जो x की वैल्यू है 25 से स्टार्ट होके आगे बढ़ती जाएगी। 26, 27, 28, 29, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास में x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। यस, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? y से। क्या ये पॉसिबल होगा? यस। क्या भाई ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो x की वैल्यू यहां पे 25 है और यहां पे y की वैल्यू क्या है? 40 है। तो x की वैल्यू y से ग्रेटर है क्या? नहीं है। तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरे के पास आएंगे, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। मतलब y और x को अगर माइनस किया जाए तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 15, 15 से क्या होगी? बड़ी होगी। पॉसिबल है क्या? नहीं है। देखो जरा ध्यान से, हम यहां पे कर पा रहे हैं 40 का कंपेयर 29 से कर लें, या फिर अगर कोई नंबर आगे चला जाए तो उससे करें, तो y माइनस एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी नहीं हो पाएगी। 15 से क्या होगी? बराबर या छोटी होगी। तो इसलिए क्या होगा? बी कैंसिल। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। ये बात सही है कि जो y माइनस एक्स की वैल्यू है वो लेस देन है और इक्वल है किसके? 15 से। बिल्कुल y और x की वैल्यू हम देखें तो देखो 40 और 25 15 का गैप है,
39 और यहाँ भी 15 का गैप है। ऐसा नो, या तो 15 के बराबर होगी या 15 से कम होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से आ गया है, तो पेन को भी उठा लीजिए, लॉजिक ढूंढने में लग जाइए। और ये लॉजिक मैंने कल आपको करा दिया है कोडिंग डिकोडिंग में। हमारी क्लास चल रही है कोडिंग डिकोडिंग की, जिसको भी लेनी है शाम को 6:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। मुझे 30 सेकंड में आपका वेट कर रहा हूं। 30 सेकंड में सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोलने वाले हैं? यस, yes। 74 होगा, 75 होगा, 76 होगा या 77 होगा इसका आंसर। चलिए समय समाप्त हो गया। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कलर वाइट ही लेते हैं क्योंकि वाइट में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जरा भी दिक्कत आए देखने में चीज़ों को। चलिए तो देखो फर्स्ट में क्या आ गया? 132, 132। 32 के बाद में क्या है? 129, 129। उसके बाद में क्या है भाई? उसके बाद में 142। 142 के बाद में क्या है? 117। 117 के बाद में क्या है? 106। 106 में बाद में क्या है? 93। और 93 के बाद में x मतलब फाइंड करना है। तो कंपेयर करेंगे भाई, यहां से यहां गए कितने का गैप है? हमने -3 किया। यहां से यहां गए तो कितने का गैप है? यहां पे गए -5। यहां से यहां गए कितने का गैप है? -7। यहां से यहां गए कितने गए? -11। यहां से यहां गए तो कितने गए? -13। तो अब ढूंढिए कि भाई ये जो 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, ये कैसा लॉजिक है? दिस इज द प्राइम नंबर लॉजिक। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। तो कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। बस ये किसने लिया? 3 से। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगा? 17। तो क्या लेंगे? 17। यस या नो? तो 93 - 17, 93 - 17 करेंगे तो आंसर आएगा 76 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है परफेक्टली राइट है। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्लॉक से आ गया है, क्लॉक से आ चुका है अगला क्वेश्चन आपका। फटाफट से देखिए क्लॉक के क्वेश्चन को। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से, मिस्टेक नहीं करनी कोई भी आपको। यहां पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको मैं, जिसको दिखे आपको। कोई दीवार घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। ए वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। द क्लॉक वाज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM on Monday, when the clock show the time 6 PM on Wednesday. What is the correct time? Yes, आपको फाइंड करना है कि सही समय क्या है। 5:36 PM, 5:30 PM, 5:24 PM या 5:18 PM। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग हो रही है मंडे से, सोमवार। मंडे से स्टार्ट हो रहा है हम यहां पे 8 PM। अगर आपको लैंग्वेज में कोई इशू हो, अगर आपको हिंदी इंग्लिश कैसी भी लैंग्वेज में इशू हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। अपन उसी तरीके से क्लासेस आपके लिया करेंगे। बिकॉज कल एक बच्चे ने बोला था सर थोड़ा हिंदी में भी बोला करें, तो आज मैं थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसको दिक्कत आ रही है, चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बायलैंग्वेज लेके चलेंगे। किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर? सबका साथ और सबका विकास। चलिए यही है ना क्वेश्चन। मंडे से वेनसडे गया, मंडे 8 AM से वेनसडे 6 PM। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हर 24 घंटे में कितना तेज हो रही है? 10 मिनट तेज हो रही है। यही क्वेश्चन है ना, 10 मिनट तेज हो रही है। तो यहां से यहां तक निकाल लो ना, कितने घंटे हो गए? 58 घंटे हो गए। सिंपल सी बात है। कैसे हो गए 58? देखो, मंडे 8 PM से ट्यूसडे 8 PM 24 घंटे,
ट्यूसडे 8 PM से वेनसडे 8 PM, 24 24 48 घंटे, तो ये हो गए 48 हो गए। अब बुधवार सुबह 8 बजे से बुधवार साय 6 बजे कितने हो गए? 10 घंटे। 48 + 10 58। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लूं क्या कि भाई 24 घंटे में 10 मिनट, फिर 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो गई। भाई हिसाब किताब कितने का करना है? अब 10 घंटे का ही तो करना है, जैसे नो 10 घंटे का हिसाब किताब कर लो। 10/24 × 10 मिनट, जैसे नो भाई अगर 24 घंटे में 10 मिनट तेज होती है तो 10 घंटे का निकालेंगे तो 10 घंटे बटा 24 घंटे, जैसे नो 24 घंटे गुणा 10 मिनट, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी आपकी वो मिनट आएगी 4 मिनट कुछ सेकेंड। तो कुछ सेकंड को तो छोड़ दो और किसको ले लो? 4 मिनट को ले लो। क्या आ गया? 24 मिनट क्या हो गई? वो तेज हो गई। क्या निकालना है? सही समय। घड़ी तेज चल रही है तो क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 6 में से हम 24 मिनट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हम क्या कर देंगे? 6 में से 24 मिनट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा आपका वो आएगा 5:36। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोबारा समझाता हूं, हमारी यात्रा शुरू हुई थी मंडे से सुबह 8 बजे से, खत्म कहां हो रही है? वेडनेसडे शाम को 6 बजे। तो मंडे 8 से वेडनेसडे 6 के बीच में 58 घंटे होते हैं। हमें पता है 24 घंटे में 10 मिनट, 24 में 10 तो 48 में कितनी हो गई? 20 मिनट हो गई। हमने 48 मिनट का हिसाब किताब कर दिया कि भाई 48 मिनट में कितनी हो गई? 10 + 10 20 हो गई। अब किसका करना था? बचे हुए 10 घंटे। तो बचे हुए 10 घंटे का हिसाब किताब यहां कर दिया। कितना निकल के आया था? 4 मिनट निकल के आया। तो 20 + 4 24, 24 मिनट कम करेंगे किसमें? 6 में से। 6 में से 24 कम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5:36। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जिसका भी ए है परफेक्टली राइट है। क्लियर? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीरीज से आया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि व्हाट द एक्स इन सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे जो एक्स है यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि एक्स की जगह क्या आएगा। फटाफट से सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर? 48 होगा, 64 होगा, 125 होगा या 256 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है कि क्या बोलने वाला है। यस, तो ध्यान से देखिए, सीरीज जो हमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे सीरीज में, ये सारे स्क्वायर हैं। ऐसे लो, ये जितनी भी सीरीज है स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करें 4 की, ये 2 का स्क्वायर है। ऐसे लो, उसके बाद हम बात करें 196 की, ये कितने का स्क्वायर है? ये हमारा 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 16 की बात करें, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। उसके बाद में 144, ये 12 का स्क्वायर है। उसके बाद में 36 की बात करें, ये 6 का स्क्वायर है। 100 की बात करें तो ये 10 का स्क्वायर है। 64 की बात करें तो 8 का स्क्वायर है। इसके बाद क्या आएगा ये फाइंड करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, सीरीज चल रहा है। देखो 14 से 144, मतलब 14 के स्क्वायर से कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। फिर 12 के स्क्वायर से क्या हो गया? 10 का स्क्वायर। फिर 10 के स्क्वायर से क्या हो गया? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका भी बी है, परफेक्टली राइट आंसर है। क्लियर? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया हुआ है वेन डायग्राम से। फटाफट से फाइंड कीजिए इस क्वेश्चन को। इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 7 कैन रीड फ्रेंच एंड 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these two languages. The number of people who can read actually the one language. किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें से 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ सकते हैं? तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने लोग सिंगल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। फटाफट से जल्दी से इसका आंसर चाहिए मुझे। क्या बोलने वाले हैं जल्दी से? 3 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो 15 में से 3 को तो पहले हमें रिमूव कर देना है। फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे इसका आंसर। टोटल 15 है हमारे पास में, 15 में से 3 तो भाई कोई भी भाषा नहीं पढ़ता, तो क्या बोलेंगे भाई टोटल कितने हैं? 12 हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच कितने पढ़ते हैं? भाई फ्रेंच पढ़ते हैं 7। उसके बाद में बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं। तो 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसे नो, तो 7 + 5 कितने हो गए हमारे पास में? 7 + 5 हो गए हमारे पास में 15। जैसे आनो 7 + 5 कितने हो गए हमारे पास में? 15। लेकिन हमें बनाना कितना है? हमें 12 ही बनाना है। जैसे आनो कितना बनाना है? 12 बनाना है।
तो क्या बोलेंगे कि भाई मिडिल में कॉमन कितना आएगा, भाई 15 यहां से है और 12 यहां से है, तो मिडिल में कॉमन लोग कितने होंगे, 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, जो फ्रेंच भी बोलते हैं और जो आपका इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये फ्रेंच था, यस, और ये इंग्लिश था। तो फ्रेंच में कितने थे, 7 थे, तो यहां पे कितना आएगा 4, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश में कितने थे, इंग्लिश में 8 थे, कॉमन 3 है, तो यहां पे क्या होगा 5 होगा। हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखो फ्रेंच में सिंगल लैंग्वेज फ्रेंच कौन बोलता है, ओनली 4 लोग बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो ओनली इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, 5 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली 9। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे लाइव चैट में। और मैं कह रहा हूं बार बार आपसे कि पेन कॉपी प्लीज साथ में रखिए, आंसर कीजिए, सोल्व कीजिए क्वेश्चंस को, एक बार करके तो देखिए। ये मत देखिए कि आईएएस का क्वेश्चन है मेरे से नहीं होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। देखो क्वेश्चन को किस तरीके का क्वेश्चन है और बस करने लग जाओ उसको फटाफट से कि कौन सा यहाँ पे राइट होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे। सीरीज है हमारे पास में सी स्पेस ए सी डबल ए देन स्पेस देन डबल ए देन स्पेस देन बी सी स्पेस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं कि टोटल कितने हैं। तो यहां पे हम टोटल देख पा रहे हैं, टोटल है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो 15 को हम यहां पे तोड़ लेते हैं 3 या 5 में। तो एक बार हम 5 में तोड़ के देखते हैं। देखो 3 + 2 5, 3 + 2 5 और 3 + 2 5। क्लियर। अब एक बार आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो लास्ट में हम देख पा रहे हैं, लास्ट में मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। लास्ट में हमारे पास में क्या है, लास्ट में यहां पे सी है, यस, यहां पे 2 टाइम क्या है, सी है, यहां पे 2 टाइम क्या है, ए है, मतलब जो लेटर है वो 2 टाइम है। तो यहां पे भी देखो बी है, तो यहां भी बी क्या होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए। क्लियर। अब आगे आइए, स्टार्टिंग की बात करें सेकंड वाले में, तो स्टार्टिंग में डबल ए है, तो क्या रखेंगे यहां पे डबल सी, यहां पे क्या रखेंगे डबल बी। सीरीज बन रही है सी ए बी, यस, ठीक है। अब बात करें मिडिल की, तो देखो मिडिल में क्या है, मिडिल में ए है, यस, और यहां पे क्या है, मिडिल में कुछ नहीं है, यहां पे सी है। तो सीरीज क्या आती है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो क्या रखेंगे यहां पे बी रखेंगे। तो आंसर क्या आ गया, देखो जो ब्लू से है, सॉरी रेड से है, सी बी बी बी। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सी ट्रिपल बी इज राइट आंसर, इसका भी ये है परफेक्टली राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और मिस्टेक बिल्कुल भी आपको यहां पे नहीं करनी है स्टूडेंट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सभी लोग, जितने भी लोग इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, फटाफट से सोल्व कीजिए। डायरेक्शन आपको पता ही है, डायरेक्शन 4 टाइप्स की होती हैं, यस, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। क्लियर कि भाई हमें पता है डायरेक्शन 4 टाइप्स की होती हैं। जो टॉप वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, नॉर्थ। एंड डाउन साइड इज साउथ, नीचे क्या होती है, दक्षिण होती है, यस या नो, साउथ। और जो राइट हैंड साइड होगी वो क्या होगी, हमारी ईस्ट होगी, मतलब क्या होगी, पूर्व। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो क्या बोलेंगे, वेस्ट इज पश्चिम, यस या नो। डायरेक्शन हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना। इन्हीं के बेसिस से हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन को। जल्दी से कीजिए, क्या बोलने वाला है। कि ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व में गया, छोटा सा हम यहां पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से यात्रा शुरू हुई, यहां पे गया मान लीजिए ए इतना चला, कितना चला ये 20 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पे वो रुका, उसको मिल गया बी, कौन मिल गया उसको, बी मिल गया, ठीक है। फिर वो सेम डायरेक्शन जिधर जा रहे थे उधर और चले 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर चले वो, कंटिन्यू 10 मीटर और, ठीक है। और 10 मीटर रुक के
दोनों ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ए गया बाईं तरफ लेफ्ट 2 मीटर, ऊपर गया ए, ठीक है, और बी गया नीचे राइट कितना मीटर, 8 मीटर, ठीक है। तो ऊपर कौन है, ए है, ध्यान रखना ऊपर कौन है, ए है, और नीचे कौन जा रहा है, नीचे जा रहा है बी। उसके बाद में बोला गया, ध्यान दीजिए यहां पे क्वेश्चन में, बी दाएं मुड़कर क्रम से मुड़ चुका है, ये 8 मीटर जा चुका है, फिर बी लेफ्ट मुड़कर 4 चला। बी का लेफ्ट कहां होगा भाई, बी नीचे जा रहा है, तो बी का लेफ्ट इधर होगा, यस या नो, तो बी का लेफ्ट होगा इधर, कितना जाएगा 4 मीटर। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, बी अगेन राइट मुड़ा और 5 मीटर गया, तो बी का राइट ये होगा, कहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया, तो ये बी का 5 मीटर। उसके बाद में ए का राइट गया, ए राइट गया कितने, 12 मीटर, तो ए मान लीजिए यहां पे आ गया, ए का 12 मान लेते हैं यहां पे। तो यहां पे ए है और यहां पे कौन है, बी है, तो हमें ये ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे फाइंड करनी थी, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो एक ट्राइंगल बनेगा, देखो ये वाला, ये ट्राइंगल आपका बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए और आपको ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, देखो ये कितनी है, 4 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी ऊपर, 4 मीटर होगी, यस या नो। तो टोटल 12 है, ये 4 है, तो ये कितनी बची, 8 मीटर। उसके बाद में काउंट कीजिए, यहां से यहां तक 2 मीटर, 2 मीटर, उसके बाद में यहां से यहां तक 8 मीटर 10, और यहां से यहां तक 5 मीटर, 10 + 5 15 मीटर, तो ये कितनी है, 15 मीटर। क्लियर। तो डायग्राम बनेगा हमारा इस तरीके से, ये 8, ये 15, ये फाइंड करनी है, 8 15 ये फाइंड करनी है। पाइथागोरस फिर में कहती है √15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, सोल्व कर लेना इसको, 289, अंडर रूट क्या आएगा, 289 किसका होता है, 17 का होता है, आंसर क्या आएगा 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसका भी बी है, परफेक्टली राइट है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से, अभी कराया था मैंने कैलेंडर, आपको डिस्कशन में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं आराम से, क्वेश्चन भी हमने कराया था। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, 2009 के कैलेंडर के समान कौन सा कैलेंडर होगा। अब देखिए आप यहां पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को, भाई 2009 का कैलेंडर है, तो एक बात क्लियर है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के ही समान होगा, लीप वर्ष के समान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद में मैंने ट्रिक बताई थी, कंपेयर कर लिया करो, जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं 2005 को 2009 को 2018 से। 2009 से 2018 के बीच में कितने साल का गैप है भाई, 2 साल का, 9 साल का गैप है, ठीक है। अब 9 साल में 9 शेषफल तो आएंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक लीप ईयर में एक ऑड डेज होता है, सॉरी 2 ऑड डेज होते हैं, और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है। किसमें, नॉर्मल में 1 होता है और लीप में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहां पे, अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं और अगर ली हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे साधारण वर्ष में तो शेषफल 1 आता है, तो इसलिए ऑड डेज 1 होता है। और अगर लीप वर्ष की बात करें तो 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आते हैं, इसलिए 2 होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 2009 से 2018 के बीच की बात करें हम लोग, यस, तो यहां पे हमारा ऑड डेज कितना आ रहा है 9, और बीच में लीप ईयर काउंट करने होते हैं, तो 9 के बाद में लीप ईयर 12 और 16, तो 9 + 2 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, 11 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर 0 बनना चाहिए, बट रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर किसकी बारी लेंगे, हम लेंगे फिर 2015 की बारी। 2015 और 2009 का कंपेयर कराएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 6 साल का, प्लस 9 से 15 के बीच में लीप ईयर कितने, 1, जैसे नो, क्योंकि 2012 ही है, 7 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 0। लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जिसमें 4 से डिवाइड चला जाए। क्लियर। एक तरीका तो ये है, दिस इज बेसिक मेथड। एक तरीका और है शॉर्टकट। शॉर्टकट कहता है आप एक काम करो, जिस भी ईयर का निकाला जाए उसमें 4 का भाग दो और शेषफल लो, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, शेषफल क्या आ गया 8, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आपको उस ईयर में 6 जोड़ देना है, अगर रिमाइंडर 2 और 3 आएगा तो उस ईयर में आपको 11 जोड़ देना है, और रिमाइंडर 0 आएगा तो उस ईयर में आपको 28 जोड़ देना है। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर 1 आया है, तो 2009 में हम कितना ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 6, तो 209
सॉरी 2009 प्लस 6 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2015 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट होगा। तो इस शॉर्टकट से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अल्फाबेट से लेटर से है ये, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और कोई भी मिस्टेक यहां पे नहीं करनी है आपको। फटाफट से 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए लाइव चैट में। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम? यस, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, अब 7-8 क्वेश्चन और हैं। बढ़िया बढ़िया। एक पजल भी है, उसको भी देखेंगे, बहुत अच्छी पजल है। क्वेश्चन है कि यदि बी से आगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मार्च को कैसे लिखा जाएगा? भाई जो सेकेंड हाफ होता है, द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ क्या होता है? जुलाई होता है ना भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के बाद क्या होता है? जुलाई होता है। यस या नो? तो जुलाई को हमें लिखना है, बट टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जो बी से आगे हैं उनके अक्षरों को हमें क्या करना है? स्मॉल करना है। इसका मतलब बी से आगे अगला क्या होगा? बी से अगला क्या होगा? सी को छोटा करना है, बट डी को क्या करना है? बड़ा। एक एक को छोड़ना है, एकांतर अक्षर छोटे एकांतर में करना है, सीरीज से करना है। ऐसे नो कि एक को लेना है, एक को छोड़ना। उसके बाद क्या आएगा? डी के बाद आएगा ई छोटा आएगा, ई के बाद एफ जो आएगा वो बड़ा आएगा। इसका मतलब ये आपने देखा कि 2, 4, 6 जो इवन नंबर हैं वो तो बड़े आएंगे, और जो ओड नंबर हैं जो विषम हैं वो क्या आएंगे? छोटे आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर दीजिए इसको। देखो जुलाई में क्या होता है? JULY। ऐसे नो तो J 10 पे आता है, B 21 पे आता है, L 12 पे आता है और Y 25 पे आता है। तो क्या करना था भाई? इवन वाले तो क्या करने थे? छोटे नहीं करने थे। तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा? ओड वाले छोटे करने थे। यस या नो? ये छोटा आ जाएगा। उसके बाद में आपके बात करें मैं, L ओड है या इवन है? इवन है। सम है, सम क्या होगा? बड़ा रहेगा। ये क्या है भाई? विषम है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये है परफेक्टली आपका क्या है? आंसर राइट है। तो ढूंढे किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऐसा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। देखो जे बड़ा है, यू छोटा है, एल बड़ा है, वाई छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यस, सीरीज से क्वेश्चन है, और बहुत नहीं, सीरीज से क्वेश्चन नहीं है ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें टर्म एंड कंडीशन दी गई है कि अनुक्रमांक 5, 1, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 3, 5, 7 में से ऐसे कितने 5 हैं? ध्यान रखना, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए किंतु बाद में क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इस तरीके का पैटर्न आपको ढूंढना है जहां पे 3 नहीं हो, क्या हो? 7 हो। तो देखो 5 से पहले 3 नहीं है, 7 है, एक सीरीज तो ये बन गई। सॉरी 5 से पहले 3 नहीं है, 7 है, परफेक्टली सही है। 5 से पहले 3 है, 7 भी है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। उसके बाद में 5 से पहले 3 है, ये भी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? ओनली एक पेयर ऐसा बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका हो चुका है ये वाला। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है 71 ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए और आंसर दीजिए सभी लोग लाइव चैट में कि हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, और इसके बाद पजल आएगी एक, फटाफट से देखना है उस क्वेश्चन को और अच्छे से सोल्व करना है। क्लियर? किसी संयुक्त परिवार में कितने सदस्य हैं भाई? 7 सदस्य हैं, ABCD EF और G, जिनमें 3 तो महिलाएं हैं, G विधवा है और D के पिता F की साली भाभी है। B और D एक ही माता पिता की संतान है। A B की पुत्री है, A P की डॉटर है। C B का रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मोशेरा भाई है, अथवा चचेरा मोसेरा फुफेरी मोसेरी बहन है। तो E कौन है? वाइफ ऑफ F, E F की पत्नी है। E ग्रैंड मदर ऑफ A, E दादी या नानी है A की।
ई आंट ऑफ सी, ई आंटी है किसकी, सी की। बताइए कौन कौन से राइट है यहाँ पे, फटाफट से लाइव चैट में सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, वेरी गुड, शाबाश, फटाफट से करिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए थे, जब मेल आए तो प्लस लगाना है और फीमेल आए तो माइनस लगाना है। बड़े लोगों को ऊपर लेंगे, छोटे लोगों को नीचे लेंगे। चलिए देखते हैं इसका वेन डायग्राम। देखो 7 लोग हैं, जी विधवा है और डी के पिता एफ की या तो साली है या भाभी है। डी के पिता एफ, तो ये पता लग गया कि डी के पिता कौन है, एफ है। तो डी के पिता होंगे तो ऊपर आएंगे ना, कौन है भाई, एफ है, पिता है। और पिता है मतलब मेल है, मेल मतलब क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो यहां पे लिख लो फादर छोटा सा, या हिंदी में लिख लो पिता, जैसे कि आपको पता रहे कि ये फादर है। क्लियर। उसके बाद में जो जी है वो विधवा है और डी के पिता एफ की जो साली हो सकती है या क्या हो सकती है, विधवा, भाभी हो सकती है। अब अगर एफ की भाभी ही तो इसका मतलब इसके भाई की पत्नी कौन होगी, जी होगी, जो भाई प्रेजेंट नहीं है इसलिए विधवा है। या अगर साली होगी तो इसका मतलब एफ की जो पत्नी होगी उसकी कौन होगी, जी, उसकी बहन होगी। यस या नो, 2 ही केस बनेंगे, एफ की या तो जी भाभी होगी, सॉरी, या भाभी होगी या साली होगी, दोनों केस बना दिया अपन ने। अब आइए नीचे, बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, इसका मतलब बी और डी भाई बहन होंगे, बट आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई या बहन है, बट एक ही संतान है तो भाई बहन है। क्लियर। उसके बाद में, और ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, बी की, तो बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ए डॉटर है, तो नीचे आ गई। छोटे लोग नीचे आते हैं, बताया था मैंने आपको, डॉटर है, ये पुत्री है। क्लियर। उसके बाद में आइए, सी बी का रिश्ते में चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा है, अथवा चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मोसेरा मतलब कजन, सिस्टर या ब्रदर है। ऐसे नो, कौन, सी किसका, बी का, तो सी या तो यहां आएगा क्योंकि या तो इधर से लिंक करेगा, सी इसका बेटा है, बेटी होगी, या फिर इसका बेटा बेटी होगी। ऐसे नो, दोनों ही केस लगेंगे। अब आइए, ई कौन है, यस, हु इज ई, वाइफ ऑफ एफ। अब देखो कौन कौन लगा गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया, तो ई यहीं तो आएगा भाई, ये तो मेल है ना, ई तो फीमेल बनानी थी। यस या नो, तो ई यहां पे नहीं आ सकता, तो ई यहीं पे आएगा। क्लियर, क्योंकि ये तो डैड है, यस, ये डैड है यहां पे, इसलिए नहीं आएगा यहां पे। अब देखिए, जो ई है वो एफ की पत्नी है क्या, बिल्कुल एफ की पत्नी है, तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे को देखो, ग्रैंड मदर ऑफ ए, जो ई है वो ए की ग्रैंड मदर है क्या, बिल्कुल ग्रैंड मदर है। कैसे, देखो, ए की ये माता पिता है, ऐसे नो, और ये माता पिता के क्या है, भाई बहन है, ऐसे नो, और ये इनके क्या है, फादर हैं। या तो ग्रैंड मदर या तो दादी होगी या नानी होगी, तो क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। तो बिल्कुल सेकंड भी क्या हो गया, राइट हो गया। थर्ड क्या है, आंट ऑफ सी, ई आंटी है सी की, बिल्कुल ई आंटी है। देखो सी यहां पे है, नीचे है ना, और एक स्टेप ऊपर होता है, तो एक स्टेप ऊपर होगा तो ये तो भाई बहन हो गए। यस, तो ये भाई बहन हुए तो इनके कजन होंगे, ये रियल नहीं है। यस, तो रियल नहीं है तो ये किसकी क्या लगेगी, आंटी तो लगेगी, मां थोड़ी लगेगी। यस या नो, चलिए, तो तीनों क्या हो गए, राइट हो गए। तो क्या बोलेंगे यहां पे हम आंसर, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है परफेक्टली राइट है। आपको कैसा भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर देना, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल भी ना रहे। क्लियर, ये नंबर है, इस पे आपका कैसा भी डाउट हो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, 978230 है ये 309382 पे। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया है। यहां पे हमारे पास में अलग अलग साइन है। यहां पे बोला गया है डॉलर मीन्स डिवाइडेड, डॉलर का मतलब क्या है, डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में डेट फ्रेंड्स बोला गया है एट द रेट मीन्स, एट द रेट मीन मल्टीप्लाई। एट द रेट का मतलब क्या है भाई, यहां पे एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। उसके बाद में क्या है भाई, हैशटैग, कहां गया, यस, हैशटैग, हैशटैग का मीन्स है यहां पे, हैशटैग का अर्थ है घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। यस या नो, हैशटैग का मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। और कोई साइन बच रहा है क्या, और कोई साइन नहीं है, 3 ही साइन, अप्लाई कर दो, फटाफट से आंसर निकाल दो। जिसका भी आंसर राइट है फटाफट से लाइव चैट में आंसर करे। हैशटैग का मतलब -5, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई 1, और एट डॉलर का मतलब डिवाइड 5।
तो जब डिवाइड 5 करेंगे तो यहां पे आएगा ना ये, यस या नो, इसको यहां भी लिख सकते हैं अपन, हटा देंगे यहां से। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यस 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या आएगा 10 - 1, तो आंसर क्या आएगा 9 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 76 एक पजल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं आपके, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 क्वेश्चन बड़े ही अमेजिंग है। फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। क्या बोलने वाला है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसको, जिसको अच्छे से दिख जाए आपको। भाई यहाँ पे निम्नलिखित आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी है। 6 स्टूडेंट हैं, ABCDEF, और यहाँ पे जिनके अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टेस्ट में सबके अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। तो बोला गया है या तो C का या F का प्राप्तांक अधिक है। इसका मतलब कंफर्म नहीं है, दोनों ही सही हो सकते हैं। तो जहां पे कंफर्म नहीं होता तो वहां पे हम 2 सिचुएशंस बनाते हैं, या तो C का टॉप पे होगा, यस, या किसका टॉप पे होगा, या F का टॉप पे होगा। क्लियर? कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं। तो देखो 1 यहां पे आ गया, उसके बाद में 2 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब आगे बढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ना। C का या F का प्राप्तांक अधिकतम है। जब भी C का प्राप्तांक अधिक होता है तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जिस सिचुएशंस में C मैक्सिमम स्कोर करता है वहां पे जो E है वो मिनिमम स्कोर करता है, और जहां पे F का प्राप्तांक मैक्सिमम होता है वहां पे B का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जहां पे ये F मैक्सिमम स्कोर करेगा, अधिकतम अंक लेके आएगा, वहां पे B क्या लेके आएगा? न्यूनतम लेके आएगा। 2 सीरीज बन गई हैं। क्लियर? उसके बाद आइए आगे। उसके बाद बोला गया सभी परीक्षा में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। D का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं D का जो प्राप्तांक है वो A के प्राप्तांक से अधिक है। इसका मतलब D ऊपर होगा, A नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? लेकिन वो निकटतम प्रश्न, मतलब निकटतम है, बिल्कुल सही बात है। A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है। अब जो A है वो किससे अधिक है? वो B से अधिक है, तो A B से ऊपर आएगा। और लास्ट पॉइंट है C का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। जो C का स्कोर है वो A से मैक्सिमम है। तो देखो D और A को तो कंटिन्यू बैठाना ही था, तो C को बीच में सेट नहीं कर सकते बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है। और यहां पे ये भी बोला गया है कि C का मैक्सिमम है किससे? A से, तो C का कहां आएगा? ऊपर आएगा। तो एक सीरीज ये भी बन गई CDAB। लिख लो यहां पे CDAB, ठीक है। इस सीरीज को हम कहीं बैठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोनों सिचुएशन ठीक है, पढ़िए। यदि F योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है तो B का स्थान क्या होगा? अगर F का रैंक सेकंड हो तो इसका मतलब F का रैंक फर्स्ट तो हो नहीं सकता, मतलब ये वाली कंडीशन फेल होगा यहां पे। तो हमें कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी? हमें फर्स्ट कंडीशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप कि अगर यहां पे बोला गया है कि जो F है वो सेकंड रैंक पे आएगा, इसका मतलब फर्स्ट रैंक पे नहीं आएगा। यहां पे हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? फर्स्ट फॉलो करनी पड़ेगी, सेकंड फॉलो नहीं होगी बिकॉज सेकंड कंडीशन में F फर्स्ट पे है। और यहां पे क्या बोला गया है 76 क्वेश्चन में कि जो F है वो सेकंड पे आएगा। कहां पे आएगा? सेकंड पे। तो F को सेकंड पे रख देंगे, ठीक है। अब बाकी के लोग जो CDAB हैं बच रहे हैं उनको सेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए C तो पहले से सिटिंग है, C के बाद क्या आएगा? D, तो यहां पे क्या आएगा? D के बाद क्या आएगा? A के बाद क्या आएगा? B। खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा गया? B का रैंक, B की पोजीशन पूछी गई है। तो B की पोजीशन कितने नंबर पे है भाई? B की पोजीशन हमारी ऊपर से चेक करेंगे नीचे से चेक करेंगे? ऊपर से आएगी ऐसा ना, 1 2 3 4 5 रैंक 6 रैंक, तो B की पोजीशन 5 रैंक पे है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को। 77 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यदि B का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो C का रैंक फाइंड करना है, C की पोजीशन फाइंड करनी है। अब B कहां होना चाहिए? B नीचे होना चाहिए, ऐसा ना ध्यान रखना। B कहां होगा? नीचे होगा, और C की पोजीशन फाइंड करनी है। तो देखिए B अगर नीचे होगा तो मतलब कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? सेकंड वाली कंडीशन फॉलो होगी। देखो B यहां पे नीचे, यहीं पे है, ऐसा नो, B नीचे है तो बाकी लोग कहां रखेंगे? देखो B को मैं यहां रख सकता हूं, C D, उसके बाद में A। एक तो C की रैंक 2 आ सकती है,
और भाई सी को यहां पे तो रख सकता हूं, सी डी ए और बी यहां ऑलरेडी है लास्ट में, तो क्या बोल सकते हैं भाई सेकंड रैंक भी हो सकती है और थर्ड रैंक भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन यहां पे लग रही हैं। तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, हम इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सेकंड और थर्ड, बिकॉज वहां पे दोनों ही केस परफेक्टली राइट हैं, क्योंकि ई के लिए कोई जगह वहां पे बोली नहीं गई है इसलिए। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस 80 क्वेश्चन है फिर फिनिश। ये फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलने वाला है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है हमारे पास में, कंपेयर किया गया है निम्नलिखित कथनों में, S1 और S2 को पढ़िए और उनके बाद आने वाले 2 प्रश्नोत्तरों को उत्तर देना आपको, फटाफट से 2 का आंसर आपको देना है फटाफट से। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि सोहन का वजन दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से कम है, और रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। तो नीचे दी गई आपके जितने भी स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन से करेक्ट हैं, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये सारे क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हैं, 2.5 मार्क्स के हैं। यहां पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, ध्यान रखना आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलने वाले स्टूडेंट। यस, एक तो है S1 और जो सेकंड है वो आपका S2, ठीक है। दोनों में आपको कंपेयर करना है, सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन का या रोहन के वजन से कम है, ठीक है। और दूसरा है रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। दोनों को कंपेयर करके फटाफट से आंसर आपको लाइव चैट में सभी को देना है, जल्दी से क्या बोलेंगे। चलिए, तो पहली कंडीशन है सोहन के वजन का दुगना, किसके वजन का दुगना भाई, किसकी बात हो रही है यहां पे, सोहन की बात हो रही है S1 में, सोहन, ठीक है। सोहन के जो वजन का दुगना है, मतलब 2S लिख देता हूं, सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन से कम है, मोहन के वजन से क्या है, कम है। तो यहां पे कौन है, मोहन। और किससे कम है, सोहन के वजन का दुगना रोहन से भी कम है क्या, बिल्कुल, सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से कम है, तो रोहन के वजन से भी क्या है, कम है। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है S2 में कि रोहन के वजन का दुगना, किसके वजन के दुगना, R से डिनोट कर रहा हूं रोहन को, रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है, इससे अधिक है, किसके वजन से, मोहन के वजन से भी अधिक है, और रोहन के भी सोहन के वजन से भी अधिक है। रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन और सोहन के वजन से अधिक है। फटाफट से देखिए अब इसको, पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, मोहन का वजन अधिकतम है, नहीं। देखो मोहन का वजन अधिकतम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मोहन का वजन इससे कम है, फाइंड नहीं कर सकते अधिक है, यस या नो, तो पहली कंडीशन गलत। दूसरी, वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, सोहन का वजन अधिक है, नहीं, क्योंकि सोहन का वजन तो देखो ऑलरेडी यहां पे कम है रोहन से, यस या नो, इसका दुगना ही कम है, तो ये ज्यादा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो गलत। उसके बाद में तीसरा देखिए, वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, रोहन का वजन अधिकतम है। अरे रोहन का वजन अधिकतम कैसे हो सकता है जब रोहन के वजन का दुगना इससे अधिक है। तो रोहन का एक्चुअल वजन कितना है पता है क्या आपको, नहीं पता ना, तो ग्रेटेस्ट फाइंड नहीं कर सकते, एक्चुअल वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो तीसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे स्टूडेंट। अंतिम क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फाइंड करना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये फाइंड आपको करना है। जल्दी से आपको बताना है, वेट ऑफ मोहन इज लीस्ट, मोहन का वजन न्यूनतम है, मोहन का वजन न्यूनतम है क्या, देखिए इधर देखिए, मैंने आपको बताया था अभी, ये रहा मोहन और ये रहा मोहन, यहां पे तो मोहन का वजन ज्यादा है, इसके डबल से भी ज्यादा है, तो सबसे न्यूनतम तो नहीं है, तो पहला तो क्या हो गई, पहली बात गलत हो गई, जैसे नो, पहली बात क्या हो गई, गलत हो गई, फर्स्ट रॉन्ग। अब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड है वेट ऑफ सोहन इज लीस्ट, सोहन का वजन सबसे कम है, इसको चेक करेंगे, आइए सोहन का वजन सबसे कम है, ठीक है।
अब ये सोहन को चेक करते हैं। देखो सोहन को देखें हम यहाँ पे, तो सोहन इससे भी कम है, रोहन के दुगने से भी कम है सोहन, ठीक है। और क्या है सोहन, सोहन का दुगना रोहन से भी कम है, सोहन का दुगना मोहन से भी कम है। इसका मतलब सोहन का जो वजन है सबसे कम है, क्योंकि सोहन सिंगल भी यहां पे देखा जाए तो सिंगल भी रोहन से कम है और डबल भी रोहन और मोहन से कम है। इसका मतलब सोहन का वजन सबसे न्यूनतम है। मतलब ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी, वेट ऑफ रोहन इज लीस्ट, रोहन का वजन सबसे न्यूनतम होगा। देखिए ध्यान से, रोहन का वजन सबसे न्यूनतम कैसे हो सकता है, रोहन का वजन तो मोहन से ज्यादा है, ऐसा नो, रोहन का वजन सोहन के दुगने से ज्यादा है, तो न्यूनतम नहीं हो सकता है। और अंतिम देखेंगे किसका वजन न्यूनतम है, यह निर्धारित नहीं कर सकता, नहीं निर्धारित कर सकते हैं। किसका, हमने फाइंड कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे IAS प्री 2019 के CSAT के पेपर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप उन पे अपनी फ़ोटो क्लिक करें और मुझे शेयर करें। इसी तरीके से हम आपके लिए इसी तरीके से पेपर लाते रहेंगे, डिफरेंट एग्जाम के, RAS के भी लाएंगे, SSC के भी लेके आएंगे, रेलवे के भी लेके आएंगे। बस आप बने रहिए, डेली क्लासेस लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और इन क्लासेस के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और सैटरडे को आपकी इसी तरीके की एक मैराथन क्लास हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर प्लस 50 क्वेश्चन। कैलेंडर तो कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके साथ से 50 क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।